तो आप सभी को नमस्कार और तीसरी सरकार अभियान के अंतर्गत गांव की आवाज कार्यक्रम के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब ने अपने पिछले एपिसोड में ये चर्चा की थी कि पंचायत चुनाव के बाद जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको किन किन चीजों के बारे में जानना जरूरी है और उसके बाद क्या क्या कार्रवाइयां होती हैं। और उसमें एक विषय निकल के आया था, वो था पंचायत समितियां। तो पंचायत समितियों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी। तो सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जी। सर, जो अभी हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी कि पंचायत समितियों का एक एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज हम सब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंचायत समितियां क्या हैं, उनका महत्व क्या है, उनका गठन कैसे होता है और किस किस तरीके से वो अपना काम करती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम आपसे आज जानना चाहते हैं। वास्तव में पंचायत समितियां, जो ग्राम पंचायत की समिति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पहली बार 29 जुलाई 1999 को राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी। 29 जुलाई 1999। जी। और उसमें ये बताया गया था कि ये कमेटियां होंगी, ये 6 कमेटियां बनेंगी। वैसे अधिनियम ये कहता है कि ग्राम पंचायत जो है वो अपनी समितियां बना सकती है। जी। अधिनियम में तो ग्राम पंचायत को ही समितियां बनाने का अधिकार है, लेकिन सामान्यतया होता यह है कि राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार की स्वीकृति के साथ ये काम आगे बढ़ेगा। तो राज्य सरकार जो है वो अपनी एक अधिसूचना जारी किया समितियों के बारे में कि एक रूपता बनी रहे। मोटे तौर से जो पहली समितियां बनेगी, मुख्य समितियां बनेगी, उनमें एक रूपता हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में, जिससे कामकाज में सुविधा रहे पंचायतों के। इसके लिए फिर राज्य सरकार ने 29 जुलाई 1999 को, अब चुनाव हुआ था 1995 में, तो आप सोच सकते हैं 4 साल बिना समितियों की पंचायत चलती रही शुरू में, पहले दौर में। 1999 में 4 साल बाद जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, 99 तो एक तरह से चौथा साल, 5वां साल शुरू हो गया था, तो उस समय समितियां जो हैं की अधिसूचना जारी की गई थी। और उसके बाद 13 सितंबर को, चूंकि होता क्या है कि जैसे वो है, नियम है कि जो अधिनियम होता है, अधिनियम में जो प्रावधान हो जाते हैं, उन प्रावधानों के आधार पर एक नियमावली बनाई जाती है। जी। तो अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना जारी होने के बाद फिर नियमावली बाकायदा बनी। तो 13 सितंबर 2002 को, अर्थात पहली पंचायत बीत गई थी, पहला 5 साल बीत चुका था, तो दूसरा जो 5 साल था, इतने महत्वपूर्ण कार्य को कैसे टलता रहा। 2002 में जाकर के 13 सितंबर को बाकायदा नियमावली बनी। तो अधिसूचना जारी हुई अधिनियम के अनुसार, फिर नियमावली बनी 2002 को, और उस नियमावली में पूरी प्रक्रिया तय की गई कि कैसे इसका गठन होगा, कैसे, अभी जो मैं पिछले एपिसोड में बता रहा था, तो नियमावली के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसी को बता रहा था। जी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वहां लोग चुनाव आपस में ही चुनेंगे, कोशिश रहती है कि सर्वसम्मति से हो जाए। अगर सर्वसम्मति से नहीं हुआ तो हाथ उठाकर मतदान के द्वारा होगा। और अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा 2-3 लोग हो गए, तो उसमें प्रायोरिटी देखी जाती है, फिर आरोही क्रम देखा जाता है। उसके आधार पर जो सदस्य सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है, उसको उस कमेटी का वो सदस्य नाम घोषित किया जाता है। और ग्राम प्रधान जो है, उसी बैठक में ग्राम प्रधान को उसकी घोषणा करनी है। बाकायदा ये प्रावधान है, उसी में घोषणा करनी है। और घोषणा ही नहीं करनी है, बल्कि जितनी जब कमेटियां बन जाएंगी, तो उस कमेटी को एक कागज पर उतारना पड़ेगा और उसकी 3 प्रतियां बनानी पड़ेंगी। और उस पूरी जो बनेगी, पूरी प्रतिलिपि बनेगी उसकी, उस पर प्रधान की
और सेक्रेटरी की साइन होगी, सिग्नेचर से, संयुक्त हस्ताक्षर से सूची बनाई जाएगी। जी। एक ग्राम पंचायत पर चिपका दी जाएगी, उसके नोटिस बोर्ड पर। एक कॉपी एडीओ पंचायत को भेज दी जाएगी, जो ब्लॉक में होता है पंचायत का इंचार्ज, जी। और एक कॉपी डीपीआरओ को चली जाएगी। तो 3 कॉपियां होंगी, ये होगी। और सदस्य अपने आप जान जाएंगे, उन्हीं के बीच में कमेटियां होंगी कि ये कमेटी है, और सदस्य लोग अपने आप जान जाएंगे कि कौन कौन उसमें शामिल है। ये होगा। और जैसा मैंने कहा कि जब कमेटी फॉर्म हो गई तो हर कमेटी की बैठक जो है महीने में एक बार होना अनिवार्य है। जी। हर कमेटियां महीने में एक बार जरूर बैठेंगी। जी। उनकी बैठक होगी, उनका जो सब्जेक्ट होगा, और उनका कोरम तय है। नियमावली में उनका कोरम तय कर दिया गया है कि हर कमेटी का जो कोरम होगा कम से कम 4 सदस्य का होगा। अच्छा। 4 सदस्य कम से कम होंगे, तभी कमेटी की बैठक को वैध माना जाएगा। अब एक बड़ी विसंगति है। विसंगति ये है कि कहा गया है कि हर कमेटी का जो सेक्रेटरी होगा, हर कमेटी का एक सभापति होगा जी। और एक सेक्रेटरी होगा। जी। तो सेक्रेटरी जो होगा वो जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी है वही कमेटी का सेक्रेटरी होगा। जबकि शुरू के शासनादेश में, ये शासनादेश जो जारी हुआ था 1999 में, उस समय ये था कि चूंकि उस समय बहुउद्देशीय कर्मी पंचायत के साथ जोड़े गए थे। वो कल्याण सिंह का मंत्रिमंडल था उस समय, तो बहुउद्देशीय कर्मी जोड़े गए थे। अर्थात ये जो पानी का, नहर का काम देखता था, पेट्रोल, वो भी उसमें शामिल था। करीब 11-12 लोगों का पूरा एक ग्रुप जो होता था वो पंचायत के साथ जोड़ा गया था, अलग अलग विभागों के जो। तो उसमें शासनादेश में ये था कि ये सारे पंचायत के अधीन होंगे, ये बहुउद्देशीय कर्मी। तो जब ये पंचायत के अधीन होंगे विभिन्न विभागों के, तो जो जिस विभाग की से संबंधित है उस विभाग की कमेटी का सेक्रेटरी होगा। उस समय तो इस तरह से था, लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड नियमावली बनी उसमें ये बन गया कि 2002 में कि जो पंचायत का सेक्रेटरी है वही हर कमेटी का सेक्रेटरी होगा। तो वो तो बड़ा संभव नहीं है कि अगर हर महीने होती है तो 6 दिन वो कितनी बैठकें में शामिल होगा। ये कुछ विसंगति है। खैर वो तो अलग बात है, जो बाद में देखा जाएगा कि इस पे जब बातचीत होगी तब। दूसरा ये है कि इन सदस्यों के अलावा जो 6 सदस्य, हर कमेटी में आमंत्रित सदस्य भी। अच्छा। हाँ, ये विशेष बात है। आमंत्रित सदस्य, जैसे मान लीजिए जल प्रबंधन समिति में वो आमंत्रित सदस्य होंगे जो पानी पर उस गांव में काम कर रहे हैं, या कोई विशेषज्ञ है वो आमंत्रित सदस्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनकी संख्या अधिकतम 7 होगी। अर्थात 7 लोगों को आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है। आमंत्रित सदस्य बैठक में पूरी तरह भाग लेगा, अपने विचार रखेगा, सुझाव रखेगा, लेकिन अगर मतदान होगा तो उसमें भाग नहीं ले सकता। इसी विषय पर अगर मत विभाजन होगा तो मत विभाजन में वो भाग नहीं लेगा। तो इस तरह ये कमेटियों का पूरा प्रावधान है। जी सर, मेरा एक सवाल था, जैसे आपने बताया कि जो आमंत्रित सदस्य हैं उनकी संख्या 7 तक हो सकती है, तो क्या ये एक समिति में जो अधिकतम 7 हो सकते हैं, या जितनी समितियां हैं उनको मिला के अधिकतम 7 हो सकते हैं? नहीं, हर समिति में 7 हो सकते हैं। अच्छा, हर समिति में अधिकतम हर 7। समिति में जी 7 आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं। जी हाँ, हर समिति। जी। इससे गांव वालों को अधिक से अधिक भाग लेने का मौका मिल जाता है। ग्राम सभा जी हाँ, जो भी उसका अनुभव रखते हैं विषय से जुड़ा हुआ, या जिनकी रुचि है, जो अनुभव रखते हैं, जिनका योगदान हो सकता है। सर, अभी जब हमारी पिछले एपिसोड में बात हुई थी तो आपने 6 समितियों का जिक्र किया था और उनके नाम भी बताए थे। तो अभी क्या आप थोड़ा और विस्तार में बता सकते हैं कि ये 6 समितियां जो हैं उनके कार्य क्या होते हैं और किस तरीके से वो गांव में काम करती हैं? या जरूर, इसका एक मैं आपको वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ जिससे सबको पूरा समझ में आ जाए। नहीं मौखिक कितना सुनेंगे, कितना याद रहेगा। जी हाँ, ये जो 6 समितियां हैं, अब आप उसको देखिए 6 समितियों का विस्तार से। पहली समिति है नियोजन एवं विकास समिति। ठीक है जी। इस समिति का जो सभापति होगा वो प्रधान होता है। प्रधान ही इसका सभापति होगा।
और जैसा मैंने कहा कि 6 अन्य सदस्य होंगे, तो जो अन्य सदस्य होंगे उसमें अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होना चाहिए। जी अर्थात 3 लोग ऐसे हो इसमें 6 में, जो एक अनुसूचित या जाति का हो या जनजाति का हो, एक महिला प्रतिनिधि होना चाहिए और एक पिछड़े वर्ग का एक सदस्य हो। तो जैसे मैंने कहा था, विशेष आमंत्रित भी इसमें होंगे जिनकी अधिकतम संख्या 7 होगी। तो ये समिति के गठन पर वो सीधे आपके सामने दिखाए। अब इसके अंतर्गत क्या क्या काम होंगे, कौन कौन से विषय या कार्य इसके अंतर्गत शामिल किए। एक तो ग्राम विकास की योजना बनाना, जी विषयों में कृषि है, पशुपालन है, गरीबी उन्मूलन है। ये 3 विषय हैं जो 29 सब्जेक्ट हैं। जी हाँ इन तीन विषयों के कार्यक्रमों का ये संचालन करेगा। सभी समितियों के नियोजन निर्माण में भागीदारी करेगा। उनमें जो भी नया प्लान बनेगा उसमें ये कमेटी भाग लेगी। और यही कमेटी जो है, जो ग्राम सभा की बैठक होगी, यहाँ खुली बैठक कहा गया है, तो जिसको खुली बैठक हम कहते हैं वो ग्राम सभा की बैठक होती है। तो ग्राम सभा की जो बैठक है उसमें लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित करेगी। ये ग्राम सभा की बैठकों में लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित करेगी। तो ये जो काम है ये नियोजन समिति करती है। जी दूसरी है शिक्षा समिति। शिक्षा समिति का भी सभापति प्रधान होता है। वास्तव में पहले इसका सभापति उप प्रधान हुआ करता था। जब उप प्रधान का पद था तो उप प्रधान इसका पदेन सभापति होता था। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में उप प्रधान का पद अब खत्म कर दिया गया है, तो प्रधान ही एक तरह से अब इसका अध्यक्ष होने लगा है, सभापति होने लगा है। और इसमें भी वही है, 6 जो सदस्य होंगे उनमें वही अनुसूचित जात, महिला और पिछड़े वर्ग के सदस्य होंगे और विशेष आमंत्रित 7 होंगे। अब इसके जो कार्य होंगे, जो शासनादेश में या नियमावली में, शासनादेश में तो बहुत संक्षिप्त में था, नियमावली में उसका विस्तार से बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो विद्यार्थी होंगे उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना, पढ़ाई का जो स्टेटस है, पढ़ाई का जो गुणात्मक रूप है कि वो गुणात्मक हो, उसकी जाके जांच करना कि पढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं, इसको देखना। छात्र वृत्ति जो बच्चों को मिलती है उसका सही ढंग से बंटवारा हो रहा है कि नहीं, वो जिस बच्चे को चाहिए उसको मिल नहीं रहा है। दूसरे जो पंचायत विद्यालय का ढांचागत सुविधा है, ढांचागत सुविधा में जैसे कि भवन कैसा है, पानी का ठीक से व्यवस्था है या नहीं, शौचालय ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये सारी चीजें जो है इसको देखना। बच्चों को प्रॉपर किताबें मिली हैं नहीं, ड्रेस मिला है या नहीं, वहाँ साफ सफाई है या नहीं, ये सारी चीजें देखना। और देखने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाना और बाद में जब ग्राम पंचायत की बैठक होगी तो उसमें जाके प्रस्तुत करना, जिससे वहाँ जो कमी हो उसको ठीक किया जा सके। ठीक इसी तरह से अगर कोई विद्यालय में समस्या आ रही है, वो समस्या टीचर्स को लेकर के है, पढ़ाई को लेकर के है, अनुशासनहीनता को है, वहाँ के शिक्षकों, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में एक लिखित रूप से यही कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी और वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेगी। ये भी इसकी जिम्मेदारी इसको दी गई है कि ऐसा होता है तो उसको भेजे, जिस पर उस पर उचित कार्यवाही आगे हो सके। दूसरा यह है कि विद्यालय में एक ऐसा वातावरण बन सके जहां बेहतर तरीके की शिक्षा दी जा सके, तो जिसको गुणात्मक शिक्षा कहते हैं। तो गुणात्मक शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए माहौल बनाना, वातावरण तैयार करना। अब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि कुछ बाहर से लोगों को भी बुलाना, वहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, कुछ बच्चों के लिए खेलकूद के शिक्षा, जिसमें शिक्षा मिल सके, ये कैसे हो सकते हैं। दूसरा वहाँ ये देखना कि ठीक से माहौल ठीक रहे, कहीं इस तरह से ना हो कि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आ रहा हो। ये सब इस कमेटी की जिम्मेदारी है। दूसरा यह है कि यही कमेटी जो है अभिभावकों के साथ भी संपर्क करेगी जी। और उनके साथ बीच में बैठकें करना, बच्चों और अभिभावक और स्कूल के बीच में समन्वय स्थापित करना, ये काम इस कमेटी का, ये भी इस कमेटी के उसमें आता है। अगली कमेटी है निर्माण समिति। ये जो निर्माण समिति है, इसमें इसका जो सभापति होगा वो कोई वार्ड मेंबर अपने में से चुनेंगे। ग्राम पंचायत
जो होगी वो इसमें से बताया ना, जो ग्राम पंचायत जो है जब सदस्य चुन लिए जाएंगे तो ग्राम पंचायत उसमें से एक व्यक्ति को बहुमत के आधार पर अध्यक्ष के रूप में, सभापति के रूप में चुनेगी, जी उसको वो करेंगे। अब ग्राम पंचायत इसमें भी सदस्यों की वही संख्या होगी और इसके द्वारा ये है कि ग्राम पंचायत में जो भी काम कराए होगा वो इस समिति की देखरेख में किए जाएंगे। और सिर्फ देखरेख में ही नहीं किए जाएंगे, बल्कि उससे आगे भी है कि ये देखरेख भी करेगी और उस पर अपनी रिपोर्ट भी देगी, उसका मूल्यांकन भी करेगी। उसके गुणात्मक मूल्यांकन के आधार पर ही उस काम को फाइनल किया जाएगा और उसका भुगतान भी उसी आधार पर होता है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही उस काम का भुगतान होता है निर्माण समिति। तो सभी तरह के निर्माण कार्य जितने हैं सब निर्माण समिति के अधीन होंगे। दूसरा है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, चौथा। इस समिति का भी सभापति जो है वो वार्ड मेंबर से ही होगा, बाकी 6 सदस्य होंगे उसके अलावा जी और आमंत्रित सदस्य होगी। अब इसके अंतर्गत कई तरह के काम आते हैं, जितने कल्याण के कार्यक्रम हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़े हुए जितने हैं, तो बच्चों एवं, जैसे पूरी एक सूची है ना इसमें देख रहे हैं आप, जी हाँ जी बच्चों एवं माताओं के टीकाकरण हेतु व्यवस्था करना, जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं, उनको में कोऑर्डिनेट करना, जो बीमारियां हैं उनके बारे में जानकारी देना, अगर किस तरह से, जैसे अभी बीमार आया है पूरा का पूरा जो आपदा है वो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति का ही कार्य है और इसी के अंतर्गत आपदा समिति बनाने का विशेष प्रावधान है जिसपे हम लोग बाद में देख सकेंगे। गांव की साफ सफाई को सुनिश्चित करना, मौसमी जो बीमारियां आ जाती हैं उनसे निपटने के लिए काम करना, महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित जितनी तरह की योजनाएं हैं जो 29 सब्जेक्ट का हिस्सा है और भारत सरकार, केंद्र सरकार और खुद ग्राम पंचायत अपनी कोई योजना बनाती है तो उसको क्रियान्वित करने का काम ये करेगी। ये जो पोषाहार कार्यक्रम है स्कूलों में चल रहा है, आंगनवाड़ी में चल रहा है, उस पर जो इसको नजर रखना और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करवाना इस कमेटी का काम है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं या मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र जो गांव में होते हैं उनमें दवाइयाँ कैसे उपलब्ध हों उनमें सहायता करना और उसे सुनिश्चित करवाना। अगर कोई महामारी फैल गई है जैसे अभी कोरोना है, उससे निपटने के लिए तैयारी करना। स्वास्थ्य संबंधी जो प्लान गांव का है, एक प्लान बनाना कि गांव कैसे स्वस्थ रह सकता है, कैसे उसके लिए क्या क्या जो हमारे आयुर्वेद की है या जड़ी बूटियों का है, इस तरह के तमाम उस तरह का एक प्लान करना कि कैसे गांव में वो चीजें हो सकती हैं। तो एक बड़ा व्यापक और विस्तृत काम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति का और इसका जो सभापति होता है वार्ड मेंबर होता है। अब 5वीं समिति है आपकी प्रशासनिक समिति। इस प्रशासनिक समिति का भी सभापति ग्राम प्रधान होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि इसका काम है कि जो राशन की दुकान का सही वितरण पर नजर रखना। राशन की दुकान किसको मिलेगी ये तो ग्राम सभा में तय होता है, वो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जो राशन की दुकान पर ठीक से वितरण हो, ये काम है इस कमेटी का, वो देखे कि सबको जिसको जितना राशन मिलना चाहिए मिल रहा है, राशन ब्लैक में नहीं जा रहा है, कहीं उस पर पक्षपात तो नहीं किया जा रहा, ये देखना। उसके अलावा ग्राम पंचायत को जितने कर्मचारी दिए हैं राज्य सरकार ने अपने स्थानांतरित, क्योंकि ग्राम पंचायत का तो अभी अपना कोई कर्मचारी नहीं होता, शिक्षा मित्र या ग्राम रोजगार सेवक ऐसे कुछ अभी होने लगे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ज्यादातर राज्य सरकार के कर्मचारी ही हैं जो ग्राम पंचायत में हैं। तो उन पर उनकी निगरानी करना, उन पर नजर रखना और उनको एक तरह से नियंत्रित करना इस कमेटी का काम है। गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे, गांव में लोग प्यार और भाईचारे के साथ रहें, कहीं कोई झगड़ा लड़ाई होता है तो उसमें शांति व्यवस्था बनाना, ये प्रशासनिक समिति का काम है।
हर गांव में हाट लगता है, बाजार लगती है, मेले लगा करते हैं, इस तरह के तमाम आयोजन होते हैं। इनकी व्यवस्था भी प्रशासनिक समिति को सौंपी गई। और अंतिम समिति है जल प्रबंधन समिति, बड़ी महत्वपूर्ण जी समिति। जी ग्राम पंचायत का वार्ड मेंबर होगा इसका सभापति, और इसमें भी वही 6 सदस्य होंगे, 7 आमंत्रित सदस्य जैसे सब में थे। एक तो गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, जो हैंडपंप हैं वो ठीक ठाक से काम करें, इस पर इसकी निगरानी करना, इसकी व्यवस्था करना। गांव में लघु सिंचाई की व्यवस्था, क्योंकि ये लघु सिंचाई जो है 29 विषयों में शामिल है। ये जी जितने हैं ना, पेयजल है, लघु सिंचाई है, जल स्रोतों की का प्रबंधन है, और जल से संबंधित जो और भी है, जल स्रोत में कुआं है, तालाब है, झरने हैं, या इस तरह के जो भी उस गांव में जो भी चीजें हैं, उनकी व्यवस्था देखना, उनका प्रबंधन करना। उसके बारे में जब ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है तो उसको सुझाव देना, क्योंकि अंतिम निर्णय तो ग्राम पंचायत का होता है। तो इस तरह ये कमेटियां हैं, और ये कमेटियां अपनी रिपोर्ट हर महीने जब इनकी मीटिंग होती है, इन्होंने जब अपनी बैठक की, अपनी बैठक में इन्होंने कुछ चीजें तो तय कर ली, कुछ ग्राम पंचायत के स्तर पर चीजें तय होनी है, तो बाकायदा अपनी कार्यवाही बना करके ग्राम पंचायत की अगली बैठक में उसको पुटअप करेंगे, और वहां जाकर फिर सब लोग उस पर चर्चा करेंगे, और अंत में ग्राम पंचायत उस पर अपना अंतिम निर्णय देगी, और उसके हिसाब से वो काम फिर आगे बढ़ेगा। ये है मतलब कुल मिलाकर के इन कमेटियों का काम। और अब आप देख सकते हैं कि सारा काम जो ग्राम पंचायत का है वो इन कमेटियों के माध्यम से हो रहा है, और हर वार्ड मेंबर जो है वो 3 कमेटी में इन्वॉल्व है, 3 कमेटी का सदस्य है, 3 कमेटियों में वो सभापति है किसी न किसी रूप में। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी वार्ड सदस्यों को मिलती है, और वार्ड सदस्यों की सक्रियता से ही ग्राम पंचायतें ठीक से काम कर सकती हैं। वरना तो आप देख रहे हो कि ग्राम पंचायतें नाली और खड़ंजा जो निर्माण कार्य है उसी में ग्राम पंचायत अपना पूरा समय दे रही है, और जिसमें कि प्रधान जी की कोई भूमिका नहीं है, उसके लिए सारी भूमिका भी वहाँ वार्ड मेंबरों की है। तो ये जब होगा और ये व्यवस्था चलेगी, तभी जाके गांव का सही विकास हो सकेगा, और एक जिसको हम कहते हैं समावेशी विकास, सम्यक विकास, समग्र विकास, और जो खुशहाली ला सकती है। तो सर अभी आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से ये बताया कि कितनी सारी पंचायत समितियां जो है पंचायत में होती हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। और मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए और जितने भी हमारे नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं उन सब के लिए भी एक बहुत स्पष्टता उनके उनके मन में आ गई होगी। सर एक सवाल और था मेरा जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि अभी तो आपने बताया कि 6 समितियां हैं जो कि पंचायत में होती हैं, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या कुछ अन्य समितियां भी बनाई जा सकती हैं? जैसे अभी अगर आप कोरोना महामारी ले लें या कोई और विशेष परिस्थिति हो, क्या ऐसा भी संभव है? वास्तव में 5 तरह की समितियों की बात हो सकती है, जिसमें से 3 समितियां जो हैं, 3 तरह की समितियां तो अधिनियम में ही जिनका उल्लेख है। पहला तो जैसे मैंने बताया अस्थाई, इसको कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, अस्थाई समितियां, ठीक है। ये इसके अलावा प्रावधान ये है कि ग्राम पंचायतें अपनी उप समितियां भी बना सकती हैं। अच्छा। अगर कोई, हाँ, हर समिति की उप समितियां भी बन सकती हैं, ये भी हो सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत अगर महसूस करती है कि उसे कोई और समिति बनाना है, उसकी ज़रूरत है, तो वो भी कर सकती है। लेकिन बाकायदा प्रावधान है दो और तरह की समितियों की। एक संयुक्त समितियों की बात की गई है। संयुक्त समिति वो है जो किसी मुद्दे पर एक समिति नहीं, 2-3 समितियों को मिलाकर के बनानी पड़ जाए, तो संयुक्त समिति। दूसरा ये है कि एक गांव और दूसरे गांव के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन होना है, तो एक दोनों पंचायतें मिलकर अपनी ज्वाइंट कमेटी बना सकती हैं, संयुक्त समिति बना सकती हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जो इसमें है, तो संयुक्त समितियां भी बनाई जा सकती हैं। तीसरा,
एक समिति का तो विधिवत अधिनियम में और विशेष करके नियमावली में बहुत विस्तृत तरह से उसके प्रावधान किए गए हैं भूमि प्रबंध समिति का, कि ये जो भूमि प्रबंध समिति होगी, जो पहले क्या होता था, अभी तो बहुत कम हो गया, जिसको हम कहते हैं ना कि ग्राम सभा की जमीनें जो होती थी, जो ग्राम सभा की या गांव समाज की जमीन जिसको कहते थे, गांव समाज की जमीन, सरल भाषा में गांव में कहते थे। और वो जो गांव समाज की जमीन होती थी, अर्थात जो सार्वजनिक संपत्ति होती थी, चारागाह होता था, खेलकूद का मैदान होता था, इसके अलावा बहुत सारी जमीनें होती थी, खेत होते थे, ये अलग बीच में जो अनुसूचित वर्गों को बांटी गई जमीनें बहुत बड़े पैमाने पर, तब जाकर अभी ग्राम पंचायतों के पास जमीनें अब ज्यादा नहीं रह गई, नहीं पहले बहुत जमीनें थी। तो उन सारी जमीनों के देखरेख के लिए शुरुआती दौर से 1947 से ही भूमि प्रबंध समितियां बनाई जाती थी हर ग्राम पंचायत में। अभी तो उनका काम थोड़ा कम हो गया है भूमि प्रबंध समिति का, लेकिन वो है, राजस्व समिति भी थी। तो जो मैं कह रहा था कि भूमि प्रबंध समिति है और उसे एक तरह से राजस्व समिति भी कहते थे, भूमि प्रबंध समिति या राजस्व समिति। दूसरा मैं कह रहा था कि चौथा और था जो पैरेलल कमेटियां बनाते हैं विभाग, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद जो है वो अपनी शिक्षा समिति पैरेलल बना देता है। अभी ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक कमेटी बन गई, कुछ और कमेटियां बन जाती हैं। तो ये असंवैधानिक कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए, संविधान इसकी, अधिनियम इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन ये कमेटियां बन रही हैं। खैर, व्यवस्था की दृष्टि से तो उससे पंचायत की जो अपनी समितियां हैं वो निर्जीव हो जाया करती हैं, वो निष्प्रभावी हो जाया करती हैं। लेकिन ये है कि विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपदा प्रबंध समिति बनाने का संविधान अधिनियम में ही प्रावधान किया गया है कि अगर कोई इस तरह की महामारी या आपदा आती है तो उसके लिए ग्राम पंचायत अपनी विशेष समिति बना सकती है। तो जैसे मैंने कहा कि कोई विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत को समितियां बनाने का अधिकार है, उप समितियां बनाने का अधिकार है, तो इस तरह वो कर सकती है ग्राम पंचायत। जी सर, ये एक ऐसा सवाल था जो अक्सर लोगों को स्पष्ट नहीं होता है और अक्सर लोग इसमें बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो सर, आज का एपिसोड मुझे लगता है कि सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा, क्योंकि इसमें पंचायत समितियों का जिस तरह से आपने जिक्र किया और जिस तरीके से उनकी पूरी विस्तृत जो भी उनके कार्य हैं, दायित्व हैं, कितनी समितियां होती हैं, और खासकर कि जो ये 6 समितियां हैं उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा भी क्या विशेष परिस्थितियों में कुछ समितियां बन सकती हैं, ये सारी चीजें आज आपने इस एपिसोड में बातें की। लेकिन अभी बातें और भी हैं, विषय और भी हैं, उसको हम लोग आगे के एपिसोड में भी उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन आज के एपिसोड में जो आपने जानकारी दी, हम लोग को एक तरह से मार्गदर्शन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमें यह भी चर्चा करना चाहिए, दो तीन विषय और बड़े महत्वपूर्ण हैं इस समय। एक तो यह है कि पंचायत अपना कामकाज कैसे करे, ठीक है, वह दूसरा ये भी देखना है कि ग्राम प्रधान को क्या, ग्राम प्रधान का क्या स्टेटस है पंचायती राज व्यवस्था में, वार्ड सदस्यों का क्या स्टेटस है, दोनों को मिल करके कैसे काम करना है, एक तो इस पर बातचीत होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि कम से कम आगे आने वाले दिनों में पंचायतें बेहतर तरीके से अपने काम को कैसे आगे ले जा सकती हैं, ठीक है, कैसे वो सिर्फ निर्माण कार्यों में ही न रह करके और कैसे वो मानव विकास और सामाजिक विकास के काम को आगे ले जा सकती हैं मुख्य रूप से, और विशेष करके वार्ड के स्तर पर क्या क्या काम हो सकता है और गांव के स्तर पर क्या होगा। तो वार्ड सभा या वार्ड जो है, जिसे हम वार्ड सभा कह सकते हैं, वार्ड सभाएं कैसे अपने तरीके से काम कर सकती हैं और ग्राम सभाएं कैसे उसमें ग्राम सभा का एक को मजबूत कैसे और बना सकती हैं, इस बारे पर भी हमें अभी से ही प्रतिनिधियों के साथ बात करना चाहिए, जिससे उनका मानस साफ हो सके और वो आगे का रास्ता बेहतर तरीके से अपना तय कर सके। तो अगले एपिसोड में देखा जाएगा कि हम लोग इस पर भी उनके साथ चर्चा करें। बिल्कुल सर, ये जो आपने विषय बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी के लिए, समय के लिहाज से भी, तो हम इन्हीं पर अपने आगे के एपिसोड्स बनाएंगे।
और आज के लिए आपने इतनी सारी जानकारियां दी, इतनी सारी चीजें बताई, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में सभी दर्शकों के लिए एक बार फिर से हम लोग साथ में आए। धन्यवाद।